मेरा नाम मिस्टर कुमार है। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। आज की कहानी का शीर्षक है बोझ। मैं हारा थका बेमन सा आज ऑफिस से घर आया ही था कि मेरी नज़र सामने किचन से आती मेरी पत्नी पर पड़ी। वो देखने में काफ़ी उखड़ी उखड़ी लग रही थी। उसकी मनोदशा देखते ही मैं समझ गया था कि जरूर ही कोई बात है। इसलिए मीनाक्षी इतनी रूखी रूखी सी लग रही थी। मैंने हाथ मुंह धोए, इसलिए मैंने उससे तौलिया मांगा। उसने बिना कुछ बोले मुझे तौलिया दे दिया। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, मीनाक्षी क्या बात है, आज तुम बड़ी उखड़ी उखड़ी सी लग रही हो। तो उसने मुझे खा जाने वाले नज़रों से देखा और भड़कते हुए बोली, आपको क्या है, फिर चाहे बेटी ट्यूशन की फीस न देने की वजह से बेइज्जत करके वहाँ से भगा दी जाए, या फिर बेटी पर स्कूल ड्रेस के जूते न होने की वजह से उसके स्कूल की फुटबॉल टीम में खिलाने से मना कर दिया जाए, आपको ही क्या है। आपको तो बस सुबह 9 बजे जाने और शाम को 8 बजे आने और फिर चद्दर तान कर सो जाने के अलावा एक पल की भी चिंता नहीं है, और ना मेरा कोई ख्याल है। डॉक्टर ने पिछले महीने तो दवाई कराने को कहा था, नहीं तो मर्ज कभी भी अपने पैर ज़रूरत से ज़्यादा पसार सकता है। कभी तुमने ध्यान से देखा है मेरे चेहरे को? ये झुर्रियाँ, बेउम्र पकते हुए बाल, जवानी में ही बुढ़िया बनती जा रही हूँ। एक पैसे की दवा नसीब नहीं है मुझे। ये सब तो छोड़ो, गर्मी में बच्चे तपते रहते हैं, एक पुराना कूलर लेने तक की हिम्मत नहीं हो रही है तुम्हारी। मैं बेड पर बैठा नजरें झुकाए अपनी नाकामी पर शर्मसार हो रहा था। बीवी बच्चों की परवरिश और उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखना मेरा कर्तव्य है, पर क्या करूं, ये मेरा दुर्भाग्य ही तो है। कहने को तो देश तरक्की कर रहा है, लोग खुश हैं, पर मैं कैसे कह पाऊँ कि मैं बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी की वजह से दिन ब दिन ज़रूरतों के बोझ तले दबता जा रहा हूँ। बिजली के बिल से लेकर घर के राशन पानी तक की कीमतें आसमान छू चुकी हैं, और पगार बढ़ाने के नाम पर दफ्तर में धमकी दी जाती है। नौकरियां कभी भी जा सकती हैं, काम नहीं है ऑफिस में, इसलिए वही पुरानी पगार पर काम करना मजबूरी बन चुकी है। ऐसे में क्या ही करूं। मैं बैठा बैठा अपनी परिस्थिति से दो चार हो ही रहा था कि घर के दरवाजे पर किसी के आने की दस्तक हुई। बच्चों ने गेट खोलकर देखा तो पिताजी थे। अपने दादाजी को देख के बच्चे तो खुशी से उछल गए, लेकिन मेरी सांसें तेज हो गईं। पत्नी ने फिर से मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मानो वो कह रही हो, अपना पेट पालने के लिए तो अपनी आंतें और गुर्दे गिरवी रखने के दिन आ गए हैं। अब ऐसे में पिताजी अकस्मात आए हैं तो जरूर ही कोई आर्थिक समस्या को लेकर आए होंगे। मैंने भी नजरें चुराते हुए एक बार मीनाक्षी की ओर देखा, पर कुछ कह पाने की स्थिति में नहीं था, इसलिए जल्दी से उठ के पिताजी के पास गया और नजरें चुराते हुए उनके चरण स्पर्श कर उन्हें बैठने को कहा। मीनाक्षी ने भी उन्हें चरण वंदन किया और खाना खाने के लिए कहते हुए किचन में चली गई। अब मैं और भी अकेला महसूस कर रहा था। मीनाक्षी तो मुंह छिपाकर किचन में जा चुकी थी। मुझे डर था पापा कहीं पैसे की बात कोई न कर दे, इसलिए मैं जल्दी से जल्दी बच्चों को बुला के उनके पास किया और मैं खुद कमरे में चला गया। पिताजी भी मुझे जाते हुए देख रहे थे। मैं किचन में आया तो मीनाक्षी ने कहा, पिताजी जरूर ही किसी आर्थिक मदद की आस करके आए होंगे, ऐसे में इन्हें हम ही याद आते हैं। बड़े वाले भाई साहब को कोई याद नहीं करता, देने के नाम पर उनका नंबर आता है और जब कोई ज़रूरत हो तो सब लोग हमारे यहाँ आ जाते हैं। वैसे तो ये शब्द मीनाक्षी कभी नहीं बोलती, पर इस बार उसके घर की तंगहाली इस लेवल पर थी कि उसे मरने के लिए भी अगर जहर खरीदना हो तो उसके लिए भी पैसे का इंतजाम ना के बराबर ही था। एक तरह मीनाक्षी लगातार मुझे बोले जा रही थी और दूसरी ओर मैं था जो कुछ कहने के काबिल नहीं था। अंततः मैंने मीनाक्षी को चुप रहने के लिए कहा,
तुम शांत हो जाओ। कुछ भी करके कल मैं तुम्हारी दवाई और बच्चों की ज़रूरत का सामान ला दूंगा, पर अभी के लिए पिताजी का मान रखो। उनके सामने घर में कलेश करने का मतलब उनकी मान मर्यादा के खिलाफ है। मीनाक्षी समझदार थी, पर उस पर आर्थिक तंगी का बुखार चढ़ा हुआ था, इसलिए वो बेकाबू थी। कहाँ से लाओगे? भीख मांग के या फिर खुद को गिरवी रख के? ये मेरा काम है, क्या करूँगा क्या नहीं। तुम बस अभी भगवान के लिए शांत हो जाओ। अब मीनाक्षी शांत हो गई थी। वो खाना लेकर टेबल पर लगा देती है। अब पापा और बच्चे शायद एक साथ खाना खाने लगते हैं। खाना खाते टाइम पापा ने एकाएक मेरी ओर देखा और पास बैठने को कहा। मेरी सांसें दिल दोनों ही तेज हो गए थे। कहीं पिताजी कोई मांग न कर दें, क्योंकि मेरे पास अभी देने के नाम पर केवल वक्त ही था। उसके अलावा मैं जुबान भी नहीं दे सकता था। पिताजी बोले, देखो अभी काम जोरों से चल रहा है, खेती का काम बहुत है, इसलिए अभी ही गाड़ी से वापस जाना पड़ेगा। मैं यहाँ रुक नहीं सकता हूँ। तुम्हारी माँ बहुत चिंता कर रही थी। पिछले कुछ महीनों से तुम फ़ोन और बात बहुत कम कर रहे हो, और ऐसा तुम तभी करते हो जब तुम किसी परेशानी में होते हो। ये तुम्हारी बचपन की आदत है, इसलिए माँ के जोर और मुझे मुन्ना और मुन्नी की याद सता रही थी, इसीलिए मैं आ गया। यहाँ तक तो ठीक था। अब मैं अवाक बैठा था कि अब पापा क्या कहने वाले हैं। मैंने एक नज़र मीनाक्षी की ओर देखा तो वो किचन की चौखट पकड़े पापा की आड़ किए हुए खड़ी थी, और पापा आगे क्या कहने वाले हैं जानने के लिए उत्सुक हो रही थी। लेकिन आगे पापा ने अभी कुछ कहा नहीं, बस खाना निपटाया और मुंह हाथ धोए। अब पापा ने अपने कुर्ते की जेब में हाथ डाला और एक नोटों की गड्डी निकाली और मेरी ओर बढ़ा दी। ये देखकर मैं अवाक और हैरान रह गया। एक पल के लिए मैं स्तब्ध और निशब्द ही खड़ा था। पिताजी ने कहा, अरे पकड़ भी लो भाई, अब इतने बड़े भी नहीं हो गए हो कि हमारी दी हुई आशीर्वाद को ग्रहण न कर सको। वैसे भी इस बार फसल अच्छी हो गई थी, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आई। अब उन्होंने मीनाक्षी की ओर इशारा करते हुए कहा, बहू का और बच्चों का अच्छे से ध्यान रखो, देखो कितने कमज़ोर हो रहे हैं, और अपना भी। उन्होंने पैसे मेरे हाथ में रख दिए। मेरी आंखें भर आई थीं और वो बचपन के दिन याद आ गए, जब पापा हमें स्कूल जाते वक्त 4 आने ऐसे ही हाथ फैलाने पर रख दिया करते थे। पर बस अंतर इतना होता था, उस वक्त मेरी आंखें झुकी हुई नहीं बल्कि प्यार और दुलार से ऊंची होती थी। फिलहाल मीनाक्षी और मैं दोनों ही गलत साबित हो चुके थे, इसलिए खुद की नज़रें खुद से ही नहीं मिला पा रहे थे। सच में बच्चों के लिए माँ बाप बोझ हो सकते हैं, पर माँ बाप के लिए बच्चे कभी भी बोझ नहीं होते। वो हमेशा उनका ध्यान रखते हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद दोस्तों।